देखिए, शुरू से हम आते हैं, उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने ये जो चैप्टर रखा है अपना अपने लेक्चर में, तो इसका क्या मतलब है और इसको हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। इसका सबसे अहम मकसद या मतलब ये है कि हमने तयन करना है कि नेशनल इनकम कैसे बनती है और वो कहाँ से बनती है और वो फिर डिवाइड किस चीज़ के अंदर होती है। सही है। तो उसमें हमने जहाँ तक डिस्कशन की थी कि नेशनल इनकम जो है हमारे जीडीपी के थ्रू बनती है, और जीडीपी क्या होती है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, स्पेशली 1 ईयर। एक साल के लिए जो प्रोडक्शन होती है सर्विसेज और गुड्स की, उसकी फाइनल वैल्यू को हम जीडीपी को बोलते हैं। अब वो जैसे ही इनकम की फॉर्म में आती है, हाउस होल्ड्स के लिए एक इनकम का जरिया होती है। वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि वो इनकम कैसे है, जीडीपी आपकी इनकम कैसे है। ठीक है। तो वो जैसे ही इनकम की सूरत में हमारे पास बन के आती है, तो फिर वो दो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। सबसे अहम हिस्से वो है सेविंग और कंजप्शन। आपके पास 20,000 आते हैं, 30,000 आते हैं, 40,000 आते हैं। आप उनका कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं। आपकी जो डेली की ज़रूरत होती हैं, डेली रूटीन की नीड्स या जो भी चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और कुछ हिस्सा बच जाता है पैसों का। अब कुछ लोग ज़्यादा बचाते हैं, कुछ लोग कम बचाते हैं, और कुछ माशरों में ज़्यादा इनकम बचती है, कुछ माशरों में कम इनकम बचती है। अब जो माशरे डेवलप हैं या जहाँ पर इन्फ्लेशन कम है, या गुड्स की या सर्विसेज की प्राइसेस कम है, तो वहाँ पर सेविंग ज़्यादा होती है। और जहाँ पर प्राइसेस या इन्फ्लेशन वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पर सेविंग कम होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो भी इनकम होती है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक सेविंग में चली जाती है और दूसरा कंजप्शन में चली जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन को पढ़ा था कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन ये क्या, कि एक कंट्री के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन। सही। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने डिटेल में पढ़ा था, और आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि ऐसे फैक्टर्स जो कि किसी भी चीज को बनाने में, सर्विस हो या गुड हो, अब ये एक कपड़ा है, उसको बनाने में जितने फैक्टर्स का रोल है वो, और उन फैक्टर्स को जो ऑन करता है उनकी इनकम। अब जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज है। तो जिसकी ज़मीन होगी, जिसकी ज़मीन पे फैक्ट्री चल रही है या फैक्ट्री बनी है, या जिसकी बिल्डिंग है, उसको जो रेंट मिल रहा है वो उसकी इनकम है। और ऐसे ही कैपिटल जो उसने लगाया है उसके अगेंस्ट को जो आ रहा है, मशीन्स जो उसने लगा के रखी हैं, या उस पर कोई खर्च पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट करी है, उसके अगेंस्ट उसको जो मिल रहा है, तो वो उसकी इनकम है। फिर लेबर जो है, जो हाउस होल्ड्स हैं या जो काम करते हैं, उनको जो पैसा मिल रहा है रिटर्न में, वो उनकी इनकम है। और ऐसे ही इंटरप्राइज जो ओनर है कंपनी का, फैक्ट्री का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसको जो प्रॉफिट बचता है वो उसकी इनकम है। तो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम आ रही है प्रोडक्शन के थ्रू, वो क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम। और वो नेशनल इनकम क्यों कहलाती है और इंडिविजुअल इनकम क्यों नहीं कहलाती? वो इसलिए कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल चीज़ों को नहीं पढ़ते। फर्म की अपना
इनकम नहीं पढ़ेंगे, फर्म लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, इंडस्ट्री लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, हम ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल पे पढ़ेंगे, यानी कंट्री लेवल पे पढ़ेंगे या नेशनल लेवल पे पढ़ेंगे। सही। और उसके बाद अ, हमने वेल्थ को डिस्कस किया था कि वेल्थ होती क्या है। अब ये भी जिस तरह फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स है, लेकिन ये फाइनल वैल्यू ऑफ एसेट्स है। गुड्स और एसेट में थोड़ा फर्क है। गुड्स भी एसेट ही है, ठीक है, लेकिन एसेट एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जितनी भी चीजें हैं जिसके पास भी ओन करता है जो भी बंदा चीजों को, वो क्या कहलाएगी, वेल्थ। जमीन, जगह, प्रॉपर्टी, लैपटॉप्स, कीबोर्ड, या जो भी चीजें आपके पास अमलाक है जिसको आप ऑन करते हैं, वो आपकी वेल्थ कहलाएगी। और वेल्थ की वैल्यू होती है, लेट से अगर आपके पास एक प्लॉट है तो उसकी कीमत कितनी है, मॉनेटरी वैल्यू यानी पैसों की कीमत, पैसों के सूरत में उसकी कीमत होना लाजमी है जब भी वेल्थ की बात आती है। फिर ऐसे एक वेल्थ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है। वेल्थ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो चीज़ पड़ी है उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करो ताकि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करती रहे। आपके पास ज़मीन है, आपके पास बंगला है, आपके पास जगह है, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कोई ना कोई फैक्ट्री लगाएं ताकि कोई ना कोई वहाँ से चीज़ बने, प्रोडक्शन हो। वो अगर खाली पड़ी रहेगी तो वो काम की नहीं होगी। इस चीज़ को एक छोटा सा बच्चा भी समझ लेता है। वो भी ये सोचता है कि ये चीज़ अगर पड़ी है तो उसको मैं यूटिलाइज क्यों नहीं करूँ और उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट क्यों ना लूँ। तो ये एक तरीका होता है वेल्थ क्रिएशन का। और ये घर से लेकर अपना नेशनल लेवल तक चला जाता है और फिर इंटरनेशनल लेवल तक चला जाता है। हमेशा जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास जो रिसोर्सेज होती हैं या जो उनके पास इनकम होती है वो हमेशा ये सोचती है कि उनको बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करें ताकि वेल्थ क्रिएट हो और फिर कैपिटल फॉर्मेशन हो। कैपिटल फॉर्मेशन को भी हम कभी पढ़ेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, उसमें ये होता है कि 1 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट की या 1 लाख की या बेशक 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट की और कुछ अरसे के बाद उसकी वैल्यू 1.5 रुपया हो गई या 1.5 लाख हो गई या 1.5 करोड़ हो गई या एक से ज्यादा हो गई, वो ऑब्वियसली होनी होती है। उसका रीजन क्या है कि जब आप एक इदारा लगाते हैं, एक कंपनी लगाते हैं या एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके पास पैसा लेके आता है और अपनी मालियत में वो इजाफा करता रहता है। इजाफा कैसे करता रहता है कि वो जो चीज़ें देगा, सर्विसेज देगा, गुड्स देगा या सर्विसेज देगा, ऑफर करेगा, सेल करेगा, तो उसके अगेंस्ट उसके पास मुनाफा आता है। अब जैसे ही मुनाफा आता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मुनाफे से कुछ अपने पास रखते हैं और कुछ री इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अब कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि कपड़ा है। सही है? एक बंदा है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग करता है, कॉटन की स्पिनिंग करता है। अब उसके पास पैसा आ गया तो फिर वो क्या करेगा, एक और प्लांट ले लेगा, एक और डिपार्टमेंट खोल देगा। फैब्रिकेशन का डिपार्टमेंट खोल दिया, कलरिंग का डिपार्टमेंट खोल दिया या कोई डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट खोल दिया। नतीजे में क्या हुआ कि उस कंपनी की वर्थ बढ़ी, उस बंदे की जो मिल्कियत है वो इंक्रीज हुई। ठीक है, तो वो क्या हुआ, कैपिटल फॉर्म हुआ, वेल्थ क्रिएट भी हुई और कैपिटल फॉर्म भी हुआ। जी आप दानिश आप बोलें, आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर ये जो हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखवाते हैं तो ये भी वेल्थ क्रिएशन में आएगा, क्योंकि उससे जी भी हमें मुनाफा तो होता है। दोबारा बोलें। सर मैं ये बोल रहा हूँ जैसे हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक में तो वो भी वेल्थ क्रिएशन में आएगा। आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है, आप थोड़ा जोर से बोलें।
सर ये मैं बोल रहा हूँ कि बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात कि वो वेल्थ क्रिएशन में आती है या नहीं आती। आती है, सही है। फिक्स, क्योंकि आपके पास वहां पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या मुनाफा मिलेगा। अब कुछ बैंक हैं जो कि इस्लामी, अपने आप को इस्लामी दावा करती है और वो मुनाफा देती है। तो आपकी मिल्कियत में इजाफा हुआ, 1 लाख से आपकी मिल्कियत 1,02,000 हो गई कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, ये आपके पास वेल्थ क्रिएट, जो इन्वेस्टर है या जो डिपॉजिटर है उसके लिए वेल्थ क्रिएट हुई। और जो बैंक है ना, उससे वो कैपिटल फॉर्मेशन करती है। वो कैसे करती है? वो कंपनीज को लोन देती है, और लोन के थ्रू कंपनी क्या करती है? एक्सपेंशन करती है, न्यू प्रोडक्ट्स लगाती है, और न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाती है, न्यू डिपार्टमेंट्स लगा देती हैं। तो जिसकी वजह से उनकी वेल्थ, उनकी जो है ना वो बढ़ती है, अपना कैपिटल बढ़ता है उनका, या उनकी वर्थ बढ़ती है, या उनके एसेट्स बढ़ते हैं। सही। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कंजप्शन फंक्शन के ऊपर। कंजप्शन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी इनकम में से कितना ऐसा खर्च कर रहे हैं, स्पेंडिंग कितनी कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद कंजप्शन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन या फंक्शन का मतलब ये होता है, फंक्शन का वर्ड जब भी किसी कॉन्सेप्ट के साथ ऐड किया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि उसको इक्वेशन के अंदर ड्राइव किया जाए। ठीक है। अब जैसे कि इसकी इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कंजम्पशन फंक्शन असल में है क्या। अब जैसे कि कंज्यूमर स्पेंडिंग है इज इक्वल टू, यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग कहाँ से आती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको पुश करते हैं, या किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है आपकी कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन है एक, ठीक है। दूसरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। तीसरी है रियल डिस्पोजेबल इनकम। कंज्यूमर स्पेंडिंग एक सिंपल सा टर्म है कि आपके पास आपकी तनख्वाह है 30,000 और आपने 25,000 स्पेंड कर दिए, या 24,000 स्पेंड कर दिए, और आपने 4,000 या 5,000 या 6,000 सेव करके रखे। सही। और वो फिर डिवाइड होती है, जब वो फिर डिपेंड कर रही होती है ऑटोनोमस कंजप्शन के ऊपर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर, रियल डिस्पोजेबल कंजप्शन के इनकम के ऊपर। अब ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है, कोई बताएगा कि ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है? लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। नहीं, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। सर ऐसी कंजप्शन जो कि ऑटोनोमस हमारी कंजप्शन देखिए बहुत कंज्यूमर होती है। साइड की होती है। सही। उसमें कुछ जो जिस तरह होती है ना, कुछ बेसिक नीड्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, अगर आप लोगों ने एचआर का कोर्स पढ़ा होगा, या वैसे भी सरों से आपने सुना होगा कि मास्लो एक बंदा था जिसने एक हायरार्की ऑफ नीड्स थी। उसका एक पूरा नजरिया है कि इंसान की जरूरत के लेयर्स कितने हैं, स्टेजेस कितने हैं। तो ऑटोनोमस कंजप्शन जो होती है वो आपकी बेसिक नीड के ऊपर आती है, या जो उसका फर्स्ट लेयर है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का। उसमें जो जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी को हम देख लें, वो क्या नारा लगाती है? रोटी कपड़ा और मकान। यानी वो ये समझती हैं कि लोगों को कम से कम उनकी बेसिक नीड्स या उनकी बुनियादी ज़रूरत फराहम की जाए, वो पूरी की जाए। सही। ऑटोनोमस कंजप्शन के अंदर आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम है। दरवाजा बंद कर। ठीक है। तो
ये ऐसी कंजप्शन है जो इंसान मजबूरन कर लेता है, उधार सुधार करके और भीख मांग के, मेहनत करके मांग लेता है, मैनेज कर लेता है। और इस कंजप्शन को हम इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर सकते। वो कैसे? देखिए, इस कंजप्शन के लिए उनका मानना ये है कि आप की जो ये जो बेसिक नीड है, आप इसके लिए ये नहीं देखते कि आपकी इनकम कितनी है या है भी या नहीं भी है। इनकम की बात कर रहा हूँ, सही है। तो इसका कोई ताल्लुक इनकम से नहीं, जैसे क्योंकि कीन्स जो है ना, मौलाना कीन, उसका नजरिया क्या है कि कंजप्शन जो है ना इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी। सही है? कि इनकम होगी तो कंजप्शन होगी ना, उनका एक नजरिया है ना, लेकिन जरूरी थोड़ी है। एक बंदा है जिसके पास कोई इनकम ही नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, ना उसकी सैलरी है, ना कुछ उसका कुछ है, लेकिन वो दूसरों से कलेक्ट करके पैसे और अपनी जो बुनियादी चीजें वो पूरी कर लेता है। अब जैसे कि इसके अंदर आप देखेंगे ना कि फूड, शेल्टर, यूटिलिटीज एंड हेल्थ केयर, ये 4-5 नीड्स कैसी हैं जो कि ऑटोनोमस कंजप्शन के ऊपर है। कुछ भी हो जाए, इनकम आती है, पैसा आता है, नहीं आता भाड़ में जाए, हमें ये चीजें लेनी होती हैं। बंदा हार्ट का पेशेंट है, उसका ऑपरेशन है, उसको करवाना है। उसको पेट में दर्द है, उसको गोली लेनी है। उसको सर में दर्द है, उसको गोली लेनी है। उसको ऑपरेशन है, वो करवाना है। हर सूरत में उसको करवाना है। यानी ऐसी कंजप्शन जो कि हम हर सूरत में करें, इनकम को ना देखें, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस ऐसा समझे कि ऑटो कंजप्शन या कंजप्शन इन एनी केस, कुछ भी हो जाए हमने कंज्यूम करना है। या ऐसी कंजप्शन जो कि आपकी जिंदगी और मौत का सौदा हो, जिसके ऊपर आप ना करें तो आप ऐसा समझे कि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर, समझ आ गया। यस सर। यस उसके सर, बाद क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन इंडिपेंडेंट होती है इनकम के। डिस्क्रिशनरी कंजप्शन, ये उसके उलट है। डिस्क्रिशनरी में क्या है कि आपके पास पैसा ठीक ठाक है, आप बड़ी मालदार पार्टी है, सही? और आप रास्ते से गुजरते हैं, सुपर स्टोर से गुजरते हैं या शोरूम से गुजरते हैं, होटल से गुजरते हैं, आपके पास पैसा पड़ा है, चाय पी ली जैसे मैं पी रहा हूँ, ये तो मुझे घर से मिल रही है, मजाक कर रहा हूँ। तो क्या होता है? कंज्यूम कर लेता है। यानी ऐसी कंजम्पशन जो आपकी मर्जी के ऊपर हो। पैसा आपके पास पड़ा है, ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है कंज्यूम करे या नहीं, और वो चॉइस डिपेंड करेगी इनकम के ऊपर। उसमें अगर आपके पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, तो आप रोजे रखेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे। रोजे वो रमजान वाले नहीं, फाकू वाले या बर्दाश्त वाले। आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप नहीं लेंगे। हाँ, आपके पास पैसा है और आपको लगता है ये चीजें मैं ले लूं, और वो कौन सी चीजें होंगी जिनके ना खरीदने से आपकी जिंदगी और मौत पर कोई फर्क ना पड़े। सही, ये जिंदगी और मौत से थोड़ी आगे वाली है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम लग्जरी कह सकते हैं, या ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम, जो बुनियादी इंसान की जरूरत है उनसे आगे वाली हैं। जैसे कि बुनियादी जरूरत है कि जिस्म को ढांप लूं, ठीक है, लेकिन मैं गुल अहमद का जो है ना कोई ब्रांड ले लूं, या अपना आजकल कौन से आ रहे हैं, तो कोई बड़ा ब्रांड सा ले लूं, बड़ी बड़ी अच्छी जो है ना कॉटन ले लूं, सूट बूट ले लूं। एमटीजे आ रहा है आजकल। जी हाँ, वो जे जो है जुनेद जमशेद। नहीं सर, एमटीजे। हाँ, एमटीजे, हाँ यार, ये कोई सर्कुलेट हुई थी बात।
वो मौलाना तारिक जमील साहब सर, इनका ब्रांड मौलाना है। तारिक जमील, माशाल्लाह। तो मतलब वो उसके तो कोई अपना वो भी थे कि प्राइसेस भी उसने हाई करके रखी हुई थी, और अभी भी होंगी, लोग कर लेते हैं। अच्छी बात है अगर वो मदरसों को फंडिंग करता है और इस्लाम पे खर्च कर लेता है उन पैसों में से। अच्छा, तो क्या है ये हमारे, क्या है ये अयाशी वाली कंजप्शन है। डिस्क्रिशनरी कंजप्शन इज आल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ चॉइस डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ इनकम। पैसा आता है, पैसा है, अल्लाह ने दिया है, आमदनी आ रही है आपके पास, आप जो चाहे खरीदें। लेकिन जब पैसा नहीं होगा ना, तो डिस्क्रिशनरी कंजप्शन नहीं करेंगे आप। सही है, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट हुई? इनकम के ऊपर। समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है डिस सेविंग। अब ये डिस सेविंग जो है ना, सेविंग के अंदर भी पढ़ाया जाता है और कंजप्शन के अंदर भी पढ़ाया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? देखें, जो ऑटोनोमस कंजप्शन थी वो क्या थी? अपने पास पैसा नहीं है लेकिन वो कंजप्शन करनी है, उधार सुधार ये वो, भीख मांग के, मेहनत करके कर लेते हैं। सही। अब डिस सेविंग में क्या होता है कि आपका एक रेपो डेवलप होता है, आपकी एक रेपुटेशन होती है, एक इमेज होता है आगे वाली पार्टी के पास। वो कैसे? खासतौर पे जो बैंक्स होती है ना, या जो लेंडर्स होते हैं जो लोन देते हैं, बैंक जरूरी नहीं है कि बैंक, ऐसे भी होते हैं। तो जैसे कि बीसी हो गई, बीसी को क्या बोलते हैं उर्दू में? बीसी बोलते हैं ना। तो उसमें अपना आपका नंबर आया नहीं आया, आपने रिक्वेस्ट कर ली कि यार मुझे अर्ली डिसबर्समेंट की जाए या अर्ली मेरी बीसी निकालें। ऐसे ही बैंक के साथ होता है। बैंकों में क्या होता है कि आपका अकाउंट बना हुआ होता है और आप उनसे क्रेडिट ले रहे होते हो। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने यूज करा है कभी किसी ने? यस सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपके बैंक में अगर पैसा नहीं है अकाउंट में, तो आपने बैंक से ड्राफ्ट लेके और आप स्पेंडिंग करती। वो क्या है, जी वो सर, वो एक सेविंग के उलट है, वो डिस टाइम सेविंग के करते हैं। होता है उसके अंदर। सही है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कैश एडवांस लेके या पैसे लेके आप डिस सेव कर रहे हैं। जो आपकी सेविंग थी, आप उसके उलट चल रहे हैं। सही है। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आपकी इमेज अच्छी होगी। अगर आप उनमें से होंगे जो कि ये अपना बैंकों से लोन लेके अकाउंट ही बंद करवा लें, तो फिर आपको बैंक लोन नहीं देगी। सही है। होते हैं कुछ लोग जो है ना। खैर, उसके बाद है सर इंड्यूस्ड और फोर्स्ड कंजप्शन और इनकम ड्रिवन कंजप्शन। इसको मैं ना यहाँ पर भी लिख लेता हूँ ताकि आपको टाइटल से ही समझ में आ जाए। जी, न, ठीक है। ये आपके सामने आ गया कि इनकम ड्रिवन कंजप्शन। अब इसका मेन मोटिव क्या है कि इनकम बढ़ेगी तो आपकी कंजप्शन बढ़ेगी। ये उस चीजों के ऊपर नहीं है डिस्क्रिशनरी वाली। ये आपकी जो नॉर्मल रूटीन है, आपकी जो नॉर्मल जिंदगी है, उसके अंदर जो चीजें आपके घर में इस्तेमाल होती हैं या आप खुद इस्तेमाल करते हो, तो क्या है, इनकम ड्रिविंग आप उसके हिसाब से कर लेते हो। अब जो डिस्क्रिशनरी थी ना, वो डिपेंड करती है लोगों के एटीट्यूड से के ऊपर। लोग क्या सोचते हैं अपनी इनकम के बारे में, एक्स्ट्रा इनकम से या एक्स्ट्रा पैसे जो उनके पास बचते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये ऐसी कंजप्शन है जो कि आप नॉर्मली डेली रूटीन के हिसाब से कर रहे होते हैं। इसका ताल्लुक इस इनकम ड्रिवन कंजप्शन के ऊपर है। अब जैसे कि अगर हम इसको डिक्टेट कर लें
Induced consumption, on the other hand, differs in that the amount of consumption varies based on the income. A disposable income rises, so does the rate of induced consumption. This uh, this process applies to all normal goods and services. For induced consumption, disposable income is at zero when induced consumption is at zero. सही है. अब अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप स्पेंडिंग नहीं करेंगे या कम करेंगे, यानी ऐसी कंजप्शन जो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट करे. देखिए बहुत सारी कंजप्शंस जो है ना आगे पीछे घूम के फिर के इनकम के ऊपर ही डिपेंड कर रही है. ऐसा नहीं कि नहीं, कुछ कुछ चीजें जिस तरह ऑटोनोमस था तो उसका केस थोड़ा अलग था. तो ये जो कंजप्शन है वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है. समझ रहे हैं इसको, इसके कॉन्सेप्ट को, कि आपकी इनकम अगर बढ़ती है उसमें कोई चेंजेस आती हैं, कम होगी आपकी इनकम तो आपकी कंजप्शन कम होगी, और आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी कंजप्शन बढ़ेगी. यानी ये ऐसी इनकम है जो आपकी ऐसी कंजप्शन है जो आपकी इनकम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सही है. इनकम में चेंजेस आएंगे तो इनकम आपकी कंजप्शन बढ़ेगी, और इनकम कम कम होता है ज़्यादा होता है तो वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, आपकी कंजप्शन के ऊपर. सही. अच्छा, ये कीन से इसने जो है ना कुछ असम्पशंस दी हैं, और उन असम्पशंस के अंदर ये कह रहा है कि आपकी जो कंजप्शन है वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं. अब जैसे कि मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का एक चैप्टर होगा, हम आप आगे जाके पढ़ेंगे. मल्टीप्लायर ये होता है कि आप अपनी इनकम को या जो पैसे हैं आपके पास उनको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि उनसे रिटर्न आता रहा है, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक महीने के अंदर. देखें कुछ लोग क्या करते हैं कि एक शॉप खोल लेते हैं, इन सैलरी जैसे ही आती है तो वो शॉप में लगा देते हैं और वहीं से उनकी इनकम भी आ रही होती है, मुनाफा भी आ रहा होता है, तो उनकी सैलरी मल्टीप्लाई हो जाती है रादर देन वो पड़ी रहे. ऐसा ही होता है ना. नॉर्मली क्या होता है, जो आम किस्म के लोग हैं वो सैलरी कलेक्ट करके और वो रख लेते हैं, या तो अकाउंट में रख लेते हैं या तो अपने घर में रख लेते हैं, फिर वहीं से जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी उतनी उठाते जाते हैं. लेकिन कुछ लोग सियाने होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार घर में पड़ी रह के क्या करेंगे, तो अच्छा है कि इससे कुछ अंडे निकलवाएं सैलरी से. तो वो छोटी सी शॉप खोल लेते हैं या छोटा सा कारोबार कर लेते हैं या कोई और कारोबार कर लेते हैं. वो सैलरी कहीं और जगह पे दे देते हैं या किसी को लोन में दे देते हैं या किसी दोस्त को दे दिया, तो वहीं से उनके पास कुछ ना कुछ आता है. ठीक है. तो इनकी सैलरी क्या होती है, इनकम क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है या इंक्रीज होती है. अब वो मल्टीप्लायर का पता है उसका कितना बेनिफिट होता है, उसका सिर्फ उस बंदे को जो सैलरी, जिस बंदे ने सैलरी दी है ना उसको नहीं होता, पूरे इकोनॉमी को होता है. और ये मैं बार बार चीजें डिस्कस कर चुका हूँ कि इकोनॉमी के अंदर आपकी इनकम का क्या रोल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के आपके पैसे वापस आने हैं आपके पास, गवर्नमेंट के पास जाने, फिर गवर्नमेंट से वापस आपके पास आने. ठीक है. तो उसका मानना ये है कि कंजप्शन जो है ना वो इन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है. और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसपे जो है कीन्स ने फोकस किया और उसके बेसिस पर कहा कि एग्रीगेट डिमांड भी ड्राइव होती है. सही है. कंजप्शन का एक ऐसा मॉडल उसने दिया कि बंदों को आप सैलरी दें, उसी में से भी आप उनको इनकरेज करें कि कहीं ना कहीं वो स्पेंड करें, और जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उनकी इंक्रीज हो, यानी पैसे उनके ज़्यादा खर्च करें ताकि वो इकोनॉमी के अंदर उसके कंट्रीब्यूशन हो, और इधर रिजल्ट क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी. अब देखें इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, 3-4 चीज़ें जिनको हम घूम फिर के पढ़ रहे होते हैं. इनकम, प्रोडक्शन, डिमांड.
राइट। इनकम आपकी कितनी भी है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 40,000 है, इनकम आपके पास आ गई। आप उन इनकम में से दो चीजें ड्राइव होती हैं, डिमांड और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है? प्रोडक्शन के ऊपर। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, कोई ना कोई चीज आप प्रोड्यूस करके सेल करेंगे ना मार्केट के अंदर, सही। और इनकम में से आप कुछ अमाउंट कंज्यूम करेंगे, या वो आपके पास एक परचेजिंग पावर लेके आती है ना आपकी इनकम। परचेजिंग पावर समझते हैं? कोई परचेजिंग पावर पढ़ा है? कोई बंदा है जो बताना चाहे परचेजिंग पावर क्या होता है? रुपए की कदर सर, परचेजिंग पावर पैरिटी। नहीं, रुपए की कदर नहीं है। मतलब सर Purchasing खरीदने power की कुव्वत ताकत, खरीद को बाय बोलते करने हैं। की कुव्वत ताकत। खरीद या अफोर्डेबिलिटी को बोलते हैं। यस सर। सही, आपके पास कितना पैसा है और उसको आप खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। किसी बंदे के पास कितना पैसा है, मिसाल के तौर पर आपके पास 20,000 हैं और मुस्तफ़ा हाशिम के पास 30,000 हैं, तो उसकी कुव्वत खरीद ज्यादा है। 10,000 उसके पास ज्यादा है, तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 है उसकी कुव्वत खरीद है ये, ठीक है। ऐसे ही आयशा के पास अल्लाह करे 40,000 हो, तो उसकी कुव्वत खरीद डबल हो जाएगी, सही है। तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कुव्वत खरीद का, कि आपके पास पैसा कितना है। पैसा आएगा तो चीजें लेंगे ना आप लोग या हम सब लोग, क्योंकि ह्यूमन साइकी क्या होती है, पैसा आता है तो फिर उड़ाना होता है। कोई भी बंदा हो, एक ही खासियत है, सही, कि पैसा आए और उड़ाओ, उसको रोको नहीं। हाँ, कुछ हजारों में से होते हैं हमारे जैसे कंजूस के, सोच सोच के जो है ना कर लेते हैं। और मुझे ये बताएं कि कोई मेहमान है यहाँ पर? सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी। यहाँ पे परचेजिंग पावर हम पैसे की बात कर रहे हैं या कि वो पर्सन की बात कर रहे हैं, ऑनर की परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं? पैसे की बात कर रहा हूँ। कुव्वत खरीद यानी खरीदने की सलाहियत, या खरीद, कुछ चीज खरीद करने के लिए आपके पास पैसा, देखें उसके लिए लाजमी है, कुव्वत खरीद के लिए लाजमी है कि आपके पास पैसा हो, आपके पास अच्छी खासी इनकम आ रही हो, ठीक है। जिस बंदे के पास कम इनकम होगी उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, जिसके पास ज्यादा इनकम होगी, पैसा ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो वो उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी। यानी उसके पास सलाहियत होगी, उसके पास पैसा होगा कि वो ज्यादा चीजें खरीदे, ज्यादा चीजें बाय करें, ज्यादा कंजप्शन करें। जिस तरह हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि आपकी कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर, सही है। और कंजप्शन कब होगी, जब आपकी इनकम ज्यादा होगी। इनकम का ज्यादा होना मतलब क्या है, कुव्वत खरीद ज्यादा होना। कुव्वत खरीद का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं, ये मुझे बताएं आप लोग। जी सर आ रहा दरअसल समझ गए थोड़ा सर। सा सर, थोड़ा सा मिक्सअप इसलिए हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल, अगर 2 साल पहले हम टमाटर 10 रुपए किलो खरीद रहे थे, तो आज 15 रुपए किलो खरीद रहे हैं। तो ये क्या चीज हो गई सर? हाँ जी, इससे थोड़ा मिक्सअप हो रहा है मेरा कंसेप्ट। मैं ये रिपीट कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सर कि फॉर एग्जांपल हम 1 साल पहले 10 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे थे, फॉर एग्जांपल, और आज की तारीख में 1 साल बाद हम 15 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं। तो ये टाइम क्या वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी टाइम, नहीं? यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सही है। अच्छा, सही सही है वक्त सर, के साथ ठीक है सर, हमारा थैंक पैसा जो है ना डिप्रिशिएट होता है। अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो हम उसके अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखें, वक्त गुजरता है, पैसा डिप्रिशिएट होता है, और जो चीज़ आपको पहले 10 रुपए में मिलती थी, वो आप अब 1 साल के बाद 12 रुपए में मिलेगी, 13 रुपए में मिलेगी, 14 रुपए में मिलेगी। तो ये मनी डिप्रिसिएशन होती है। इन्फ्लेशन जो होता है ना, वो बेसिकली आपकी करेंसी को डीवैल्यू करता है। उसका मतलब ये होता है कि आपके पैसे में सलाहियत नहीं है। देखिए, पैसे की सलाहियत एक जगह पे और बंदे की सलाहियत दूसरी जगह पे, समझने की कोशिश करें। जो पैसे की सलाहियत होती है ना, मिसाल के तौर पर वही 10 रुपए आज मेरे लिए इतना काम नहीं कर रहे जितना वो पहले कर रहे थे, ठीक है। ये किसकी सलाहियत है? ये पैसे की सलाहियत है, समझ में आ गई। और जो इनकम है,
या परचेजिंग पावर है, वो एक अलग चीज है, वो उससे रिलेट करती है, ऐसा नहीं करती, लेकिन वो एक अलग चीज है। वो ये बताती है कि आपके पास जो इनकम आ रही है उसमें से आप अपना परचेजिंग पावर